नमस्कार दोस्तों। साइंस क्लासेस में मैं मोहन खुआल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूनिट स्टार्ट की थी वेस्टर्न थिंकर और उसके अंदर हमने प्लेटो स्टार्ट किया था। और प्लेटो के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जर्नल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था दोस्तों। उसके बाद हमने बुक्स वगैरह पढ़ ली थी। इसके बाद हमने जस्टिस पढ़ा है दोस्तों। जस्टिस के बाद दोस्तों हमने इनकी पढ़ी एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम के बाद दोस्तों हमने पढ़ा फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग के बाद दोस्तों हमने पढ़ा इसका साम्यवाद क्या है। और दोस्तों आज हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। हमने फिलोसफर किंग देखा, देखो दोस्तों ये रहा। फिलोसफर किंग के बारे में हमने क्या देखा कि क्या क्या कार्य उसके होंगे और वो क्या क्या चीज़ें करेगा, क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी होगी या नहीं। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे दोस्तों। और आज हमारा जो पॉइंट हमें स्टार्ट करना था वो था फॉल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का पतन है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं अभी ये चीज़। यहाँ से आपका काम शुरू होता है आज का। और इम्पोर्टेंट रहेगी ये सारी चीज़ें क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब फैक्ट स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। अब देखो, पहला ही पॉइंट हमारा ये है फॉल ऑफ द स्टेट। जब मैंने आपको टॉपिक लिखवाया तो ये जरूर लिखवाया होगा। अब किसी भी राज्य का पतन दोस्तों किस तरीके से होगा वो बात इसके अंदर बताएगा। ये कहता है, देखो, एक आदर्श राज्य में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जस्टिस होना बहुत जरूरी है, न्याय। तीसरी चीज, फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा का होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद दोस्तों साम्यवाद। इन में से यदि कोई भी चीज उस राज्य के अंदर मिस है या नहीं है तो दोस्तों उस राज्य का क्या हो जाएगा, पतन। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटो के अनुसार राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कौन कौन से है जिससे राज्य का पतन ना हो या राज्य जिससे बना रहे। तो एजुकेशन होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए और कम्युनिज्म, साम्यवाद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बुक कंप्लीट होती है दोस्तों, द रिपब्लिक। ये बात हमने कर चुके हैं, जो जो पॉइंट थे सारे के सारे। अब हम बढ़ते हैं स्टेटमैन की ओर। स्टेटमैन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ है क्या। स्टेटमैन्स की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर क्या किया, इसने पहले ये ना तो मानता था संपत्ति को, ना ये मानता था कानून को। ये सब कुछ पावर देता है सिर्फ राजा को। लेकिन यहाँ पे इसके विचार बदले दोस्तों। कैसे बदले देखते हैं। इसमें कहा गया कि राजा को जनता के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। पहली बार इसने ऐसा कहा है। पहले कहता था सब अपना अपना काम करो, राजा दिव्य शक्ति है, एक दिव्य रूप में आया हुआ है, राजा भगवान के रूप में है, तो राजा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात यही आती है आपकी कि इसमें इसने अलग से बात क्या की, अलग से बात यही की कि यहाँ पे जो राजा है वो जनता के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी। दूसरा, आदर्श राज्य धरती पर नहीं, कहाँ पे, स्वर्ग में संभव है। ये बात किस बुक में लिखी गई है, तो द स्टेटमेंट में इसने ये बात मानी है। आप याद करो वो बात, जब ये सिसिली के महाराज को सिखाने के लिए गया था और बनाने के लिए गया था उनको फिलोसफर किंग दोस्तों। लेकिन जब उनको नहीं बना पाया तो आने के बाद इनके विचार बदले और ये क्या कहने लग गए कि ये चीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ संभव है, स्वर्ग में संभव है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, यथार्थवादी राज्य, रियलिस्टिक स्टेट बनाने की बात करने लग गया ये। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब क्या कहता है, तानाशाही का शासन नहीं होगा। किसका शासन होगा, तो कानून प्लस जनता की इच्छा दोनों इसके अंदर मिक्स होगी। मतलब लॉ और यहां क्या आएगा, पब्लिक विल। तो दोस्तों ये दोनों चीजें से ही क्या होएगा, अब कोई भी शासन जो है वो चलेगा यहाँ। लेकिन पहले किससे चलता था, तो वो चलता था सिर्फ और सिर्फ इससे। और ये कौन चलाता था, तो आपको सारी बातें पता है, फिलोसफर किंग ये चलाता था। ये डिफरेंस आया इसका द रिपब्लिक में और द स्टेट्समैन में। इसके बाद ये बात जो इसने बताई है ना दोस्तों, यथार्थवादी राज्य बनाने की बात की इसने, आदर्श राज्य धरती पे नहीं स्वर्ग पे ही हो सकता है, ये बातें कही तो। लेकिन जो इनका वर्णन मिलता है दोस्तों, वो वर्णन मिलता है इसकी बुक किसमें, द लॉज में। तो ये बातें हमें देखने को मिलती है द लॉज के अंदर। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें यहाँ पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। जो राज्य का जो वर्गीकरण है वो हमें इसमें पढ़ना है। जो आपने द स्टेटमेंट लिखी है, वहाँ टॉपिक लिखी है, देखना आप जरूर, वहाँ राज्यों का वर्गीकरण आपने लिखा है। तो जो राज्यों का वर्गीकरण होगा वो इसने बेस क्या माना दोस्तों, तो शासन कौन कर रहा है, बात है उस पे। जो शासन कर रहा है उस पे डिपेंड है चीजें, और उसी प्रकार का राज्य होगा जैसे उसके क्या होगी, शासन करने वाला। देखिएगा,
इस साइड लिखे हुए हमने शासकों की संख्या, नंबर ऑफ रूलर्स। ये है अच्छा दोस्तों और ये है बुरा। जब एक लोग या एक व्यक्ति जब सबकी जनता की भलाई के लिए काम करता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। उसको बोलते हैं दोस्तों राजतंत्र। लेकिन जब वो खुद के लिए काम करना शुरू कर दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो तानाशाही। ठीक है बात। जब वो भ्रष्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो तानाशाही। जब कुछ लोगों का शासन जनता की भलाई के लिए होता है तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की, अल्पतंत्र। और जब वो अपनी भलाई के लिए काम करना शुरू कर दे दोस्तों, उसको बोलते हैं जुंटा। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये प्लेटो ने दिया, ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया वर्ड है जुंटा। इसके बाद जब बहुत सारे लोग शासन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में भी इसने अच्छे और बुरे रूप को बताया है। यदि लोकतंत्र डायरेक्ट है, मतलब जनता इसके अंदर भाग लेती है, तो वो कैसा होगा? एक अच्छा शासन होगा। और यदि वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो दोस्तों इसको क्या मानता है? वो बैड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ये अच्छा नहीं मानता। तो सबसे बेस्ट तो ये बात करता था मोनार्की की, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यू भी चेंज हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ने किसकी तरफ वो लगा? लॉ के अंदर, पब्लिक की विल के अंदर। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट करने लग गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो धीरे धीरे चीजें इसकी घूमती रही। स्टार्टिंग में ये बनना चाहता था एक दार्शनिक राजा, उसके बाद ये मोनार्की, और लास्ट में जब लॉज तक आया तो इसने कानून के शासन को भी दोस्तों मानना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आगे देखिए। अब इसमें और बात और बताई गई है, वो क्या है देखिए। राजा की जो प्रथम ड्यूटी है, जो पहला कार्य है उसका, वो क्या होगा? जो भी उसके राज्य का एरिया है वो ना तो बढ़ाएगा और ना घटाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये सबके बारे में आएगा दोस्तों। अब जब आप पढ़ोगे मैकावली, तो मैकावली में भी ये पढ़ने को मिलेगा कि मैकावली का जो राजा है वो क्या करना चाहता है, क्या एरिया बढ़ाएगा, घटाएगा या कुछ नहीं करेगा। तो वो सारी बातें आएंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एरिया जितना भी है ना दोस्तों, उसको सुरक्षित रखने की बात कहता है, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो यहां तक हमने देखी द स्टेट्समैन। अब दोस्तों देखते हैं द लॉज। इसमें कानून को मानना शुरू करता है और इस बुक में खुल के इसने समर्थन किया कानून का, लॉ का समर्थन किया। अब दोस्तों मैं आपको दो चीजों को कंपेयर करके समझाता हूं कि लॉज में क्या था, रिपब्लिक और द लॉज। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं दोस्तों, और ये डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। यथार्थवादी हमने देखा जहां जनता का प्लस कानून का शासन होगा। क्या ऐसा रिपब्लिक में था? तो आप कहोगे नहीं। दूसरा, कानून को स्वीकृति दी। यहाँ कानून को मानना शुरू करता है, लेकिन इसकी बात करूं तो यहाँ ये कानून को नहीं मानता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित संविधान की यदि हम बात करें तो मिश्रित लग गया। यहाँ तो कोई संविधान की बात थी नहीं, यहाँ तो बात किसकी करता था? राजा की। नेक्स्ट, निजी संपत्ति सबकी होगी। तो ये बात किस में आई? द लॉज में। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं था। तो रिपब्लिक में निजी संपत्ति सिर्फ किसके पास थी? एक ही वर्ग के पास थी दोस्तों, और वो वर्ग था आपका उत्पादक वर्ग। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इसने क्या किया? निजी संपत्ति को भी मानना शुरू कर दिया दोस्तों। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। नेक्स्ट आगे देखिएगा। चीजें बहुत अच्छी हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, अब वेतनभोगी शिक्षक की बात करता है, लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं था। याद करो वो बात मैंने आपको बताई थी। जो पैसे लेके यहाँ शिक्षा देता था एथेंस के अंदर, वो कौन था? सोफिस्ट। सोफिस्ट लोग पैसे देके शिक्षा देते थे, लेकिन उनको ये नकारते थे। कौन? प्लेटो एंड सोक्रेटिस। सुकरात और प्लेटो दोनों इनको गलत मानते थे। लेकिन बाद में ये खुद ही क्या बात करने लग गया कि एक वेतनभोगी शिक्षक की बात कही। किस बुक में? द लॉज में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं द लॉज के। अब दोस्तों बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट की यदि मैं बात करूं तो प्लेटो संवाद शैली में लिखता था, मतलब एक मूवी की तरह दोस्तों लिखता था। डायलॉग होते थे। पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि किस तरीके से बात ये अपनी रखता था। जस्टिस के बारे में क्या किया इसने? अपनी बात रखी, सबसे पूछा और फिर अपने जवाब दिए। तो दोस्तों वही क्या है? एक डायलॉग, संवाद शैली, द्वंदात्मक पद्धति के अंदर इसने काम किया है। नेक्स्ट, स्टेटमैन एंड लॉज। ये दो बुक है दोस्तों जिसपे सुकरात का प्रभाव नहीं था।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। किस बुक पर सुकरात का प्रभाव नहीं था, तो किस किस पे नहीं था, स्टेटमैन और लॉ पे, और था किस पे, तो आप कहोगे रिपब्लिक पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी करता था, ये फिलोसफर किंग की। क्यों करता था दोस्तों? क्योंकि डेमोक्रेसी ने तो इसके गुरु को क्या दिया था, मृत्युदंड। तो इसीलिए उनकी बातों को देखते हुए आगे बढ़ता गया और ये किसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, मोनार्की को। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बात किसकी करता है मोनार्की में, राजा की, फिलोसफर किंग की। नेक्स्ट, रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ किसने कहा? तो ये सबसे अच्छा ग्रंथ कहने वाला कौन है, रूसो। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ किसने कहा, तो रूसो ने ये बात कही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। द लॉज प्लेटो की अंतिम ग्रंथ था, सबसे आखिरी ग्रंथ था दोस्तों। रिपब्लिक में शासक को क्या कहा गया, गडरिया। ठीक है, ये फैक्ट है दोस्तों जो आपको याद ही करनी है। अब रिपब्लिक बुक में टोटल चैप्टर है 10, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और चैप्टर 1 से लेके 3 तक सोफिस्टों का है। 7 में बताया गया गुफाओं की कहानी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। 1, 2 और 3 के अंदर तो किसकी बात कर रहे हैं, 1, 2, 3 में सोफिस्ट लोगों के बारे में। और 7 नंबर जो चैप्टर है इसके अंदर किसकी बात करता है दोस्तों, तो 7 नंबर चैप्टर के अंदर ये बात करता है आपकी गुफाओं की कहानी। गुफाओं की कहानी क्या थी ये सुन लो थोड़ी सी बस। गुफाओं की कहानी में दोस्तों ये एक ही बात बताता है कि गुफाओं के अंदर जो लोग रहते थे उनको ये अपने हिसाब से वहां आग जला के और आग के सामने कुछ भी चीज ले जाके सिर्फ इनको दिखाते थे, और जिस भी तरह की पिक्चर बनती वो उसी चीज को सत्य मान लेते, लेकिन वो सत्य नहीं था। तो बस यही सारी बातें इस गुफाओं की कहानी में बताई गई। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस ये हो सकता है ये पूछ ले कि कौन से इसके भाग में है या कौन से इसके चैप्टर में है, तो चैप्टर नंबर 7 इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है दोस्तों। और किस किस को कहा है, तो प्लेटो, हिगल एंड मार्क्स। तो 3 लोगों को इसने मुक्त समाज का शत्रु कहा है, प्लेटो, हिगल एंड मार्क्स। ठीक है जी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, किस किस को मुक्त समाज का शत्रु कहा। नेक्स्ट, मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। कल्पना लोकीय मतलब यूटोपियन, जो सिर्फ कल्पनाओं में बातें करता है। क्योंकि दोस्तों जो प्लेटो ने सोचा है ना अपनी लाइफ के अंदर, जो भी ये फिलोसफर किंग है, आइडियल स्टेट है, ऐसा कभी कहीं हुआ नहीं। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये कल्पनाएं थी जो इसने बुक के अंदर लिखी और जो अपने विचार दिए थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा कभी भी ये पॉसिबल नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पहला कल्पना लोकीय, और कहा किसने, मैक्सी ने। नेक्स्ट, कार्ल पॉपर ने इसको क्या कहा है, प्रथम फांसीवादी। तो पहला फांसीवादी भी किसने कहा है इसको, कार्ल पॉपर ने। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर था प्लेटो दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। मैंने आपको इसमें हर एक चीज बड़ी डिटेल में और बड़ी खोल के तरीकों को करवा दिया है। प्लेटो प्लेटो दोस्तों यहाँ होता है अपना कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होगी, और कोई दिक्कत आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करना नीचे। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर है जो कंप्लीट होता है प्लेटो। तो दोस्तों आपको ये बड़े अच्छे से तैयार करना है, जो बातें आपको बताई गई है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और दोस्तों आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा के देखना अब इस चैप्टर के, प्लेटो के बारे में, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। यदि आपके साथ कोई और भी है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।